अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। कैलिफोर्निया में आज डीजल की प्राइस $5.40 पर गैलन है और पाकिस्तान में भी हुकूमत पाकिस्तान ने डीजल की कीमत ₹8.37 बढ़ा दी है। पाकिस्तान में मौलाना डीजल साहब भी अपनी कीमत बढ़ाने की पुरजोर और सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। केपीके की अवाम ने और पाकिस्तान की अवाम ने मौलाना साहब को और उनकी जमात को इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। अब मौलाना साहब अपना आखिरी पत्ता ब्लैक मेलिंग वाला और झूठे बयानी वाला खेलना चाह रहे हैं। उन्होंने नदीम मलिक साहब को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने मौलाना साहब को अप्रोच किया और बाद में बाकी जमातों को भी अप्रोच किया, एक जगह इकट्ठा किया और उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए कहा। कुछ माह पहले नसीम ज़ोहरा और हामिद मीर साहब ने भी एक ऐसा ही झूठा इल्ज़ाम जल लगाया था कि जनरल बाजवा साहब ने किसी डिस्कशन में उनको कहा कि पाकिस्तान के सारे टैंक ख़राब हैं और हम इंडिया से जंग नहीं लड़ सकते। इन सब को पता है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद इनकी इन खराफात का चाहें भी तो जवाब नहीं दे सकते, इसलिए जो दिल में आए वो बयानियाँ बना दिया जाए ताकि फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा सके। मौलाना डीजल साहब ने क्या कहा, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। आप चाहते थे अदम इत्मीनाद ना किया जाए? जी, मैं चाहता था कि तहरीक की क़ुव्वत से इनको। और अदम इत्मीनाद कौन करना चाहता था? अदम इत्मीनाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी और पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं अगर आपको सिर्फ इतनी बात कह दूँ कि मेरे पास खुद जनरल फैज़ हमीद साहब आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि विद इन द सिस्टम आप जो करना चाहें हमें उस पर एतराज़ नहीं होगा, लेकिन आउट ऑफ द सिस्टम नहीं। तो विद इन द सिस्टम से मुराद तो फिर नो कॉन्फिडेंस है असेंबलियों के अंदर। तो मैंने इनकार कर दिया था इसे और फिर उसके बाद जब ये टूट कर आए पीटीआई के लोग भी और फिर उसके बाद ये एमक्यूएम भी और ये बाप भी, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारे पास अक्सरियत है। और क्या उस वक्त भी जनरल बाजवा या जनरल फैज़ आपसे राब्ते में? मेरी बात पूरी सुन लीजिए। तो अब उस वक्त अगर मैं फिर इनकार करता तो कहते कि फजल रहमान ने इमरान खान को बचाई। क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज़ आपसे राब्ते में थे जब ये लोग टूट के पीटीआई से और एमक्यूएम और बाप पार्टी? हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। सब कौन थे वो? सब पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टी, पार्टियां। और उनका नाम मत ले आप। और उनको किसने कहा कि ये करना है? सब पार्टियां। किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है। नो कॉन्फिडेंस के हवाले से दोनों ने, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मोहर लगा दी। आप वाकई सही सहाफ़ी हैं, आपने बात निकाल ही लिया हमसे। तो फिर मोहर लगा दी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ऊपर से। मेरा ख्याल है कि नदीम मलिक साहब ने सहाफ़ी होने का यहाँ पर हक अदा नहीं किया, थोड़ी सी वो चप मार गए। उन्हें मज़ीद मौलाना साहब को कुरेदना चाहिए था और मज़ीद उनसे सवालात करने चाहिए थे ताकि उनका झूठ पकड़ा जा सके। बहरहाल मैं इस इंटरव्यू को दो हिस्सों में एनालाइज करूंगा। पहले हिस्से में हम मौलाना साहब के झूठ को एक टाइमलाइन के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झूठा बयानिया बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनसे आप महफूज रह सकें, जो कि उनसे महफूज रहना एक बहुत मुश्किल काम है। दूसरा एस्पेक्ट इन दोनों के इत्तेहाद का है, जो मेरे नज़दीक तकरीबन नामुमकिन है। 28 मार्च लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल की। 31 मार्च 2022 की मैं बात कर रहा हूं को नेशनल असेंबली के सेशन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन को अडजर्न कर दिया गया 3 अप्रैल 2022 तक।
3 अप्रैल 2022 को कासिम सूरी साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिसमिस कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और असेंबलियां तोड़ दी। 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने असेंबलियां दोबारा बहाल कर दी और 9 और 10 अप्रैल की रात 2022 को नेशनल असेंबली में 174 मेंबर्स ने इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट किया और उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। यानी अप्रैल 2022 को याद रखना बहुत ज़रूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो कि 25th DGISI हैं, उन्होंने 20 नवंबर 2021 20th नवंबर 2021 को अपनी इस अपॉइंटमेंट का चार्ज लिया। यानी 6 माह पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आने से 6 माह पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के टेबल होने से 6 माह पहले जनरल नदीम अंजुम साहब DGISI बन चुके थे और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जा चुके थे। चलते हैं अहमद के पास और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि मौलाना डीजल साहब की इस वक्त ज़हनी हालत क्या है। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, ये कुछ सालों पहले का जिक्र है कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को ना, मेरा ख्याल है शायद ये नवाज शरीफ साहब का दौर था या जरदारी साहब का, कुछ ऐसा वो ड्यूरेशन थी, तो फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को बना दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वो इलेक्शन के हवाले से एक मीटिंग में चले गए, नादरा में वो मीटिंग हो रही थी और उसमें स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था, कौन सिक्योरिटी देखेगा, कौन बला बला बला, मुख्तलिफ लोग बैठे हुए थे टेबल के, थोड़ा सा बड़ा टेबल था। तो वो सामने बैठे हुए एक साहब से बार बार जो है ना 1-2 पॉइंट पे उनकी वजाहत के तौर पे उन्होंने कहा कि वो साहब वर्दी में थे, तो उन्होंने कहा कि कर्नल साहब ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ये कानून में ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा जी ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद कोई बात है, फिर उन्होंने उनको तस्दीक की, नहीं कर्नल साहब ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ये मेरा जहाँ तक ख्याल है ऐसे होगा। हम्बल आदमी थे। तो तीसरी दफ़ा फिर जब उन्होंने कहा ना कि कर्नल साहब ऐसे नहीं ऐसे हैं, तो पीछे से एक बंदा उठ के आया और उसने कान में उनके कहा कि सर ये कर्नल साहब नहीं है, ये अशफाक परवेज़ कियानी साहब जो आर्मी चीफ है ना, वो खुद बैठे हुए हैं। अच्छा, आर्मी चीफ बैठे हैं? तो फिर उन्होंने कहा ओहो जनरल साहब मैं जो पता नहीं चला, मेरी नज़र कमज़ोर है, आपका मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ। और वैसे भी इस मीटिंग में तो मेरा ख्याल था कोई कर्नल लेवल के या ब्रिगेडियर लेवल के साहब आएंगे, आप तो खुद तशरीफ ले आए, बला बला बला। वो खैर बातचीत हो गई। तो वो जो बुजुर्ग सियासतदान होते हैं ना राना साहब, उनकी नज़र कमज़ोर होती है, तो उनको कई दफ़ा नहीं पता चलता क्या हो गया है। नंबर 1 जिस पॉइंट की मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ, नंबर 2 देखें, जिस बंदे की आप सोबत में बैठते हैं ना, उसका असर ज़रूर आप पे होता है। तो मौलाना साहब पे असर तो होना था, यूटर्न तो फिर उन्होंने लेना था। जैसे ही उन्होंने PTI के साथ हाथ मिलाया तो साथ ही फिर उन्होंने पहला यूटर्न भी ले लिया। तो यूटर्न तो आपको पता है कि साहब के बारे में मशहूर है। बहरहाल सियासतदान बड़े हैं, इसमें ये कोई शक नहीं, पॉपुलरिटी भी उनकी सबसे बड़ी है, लेकिन बयानात में यूटर्न भी लेना उनके लिए सबसे ज़्यादा आसान है, कोई इसमें इशू नहीं, सियासतदान ऐसे ही करते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने यूटर्न लिया और साथ ही उन्होंने वजाहत फरमाई कि नहीं, कल जो मैंने बयान दिया था उसमें मैंने बाजवा साहब का जिक्र किया था, बाकी जो दूसरे साहब थे वो नहीं थे, वो शायद उनके कोई PA होंगे या कुछ और होंगे, तो वो उनको फैज़ हमीद साहब समझ बैठे। तो फैज़ हमीद साहब तो उस वक्त DG नहीं थे, वो तो छोड़ के अपनी पोस्ट पे कहीं और पोस्ट हो चुके थे। तो बहरहाल ऐसा होता रहता है ना साहब, ये कोई ऐसी बड़ी वो बात नहीं है। अगर कोई सियासतदान अपनी वजाहत देते तो वजाहत को उसको मान लेना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और जो ये PTI वाले सुबह सुबह से कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत इतनी बड़ी, डीजल नहीं कह रहे सर, ये कह रहे हैं ट्रक वाला तेल, तो डीजल का नाम हो एहतराम से लेते हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो ना सुबह के लतीफ़े चल रहे हैं आज के, जब से ये सिचुएशन हुई है। लेकिन ये एक बड़ा नया इंटरेस्टिंग टर्न है पूरे मुल्क की सियासत में, जिसमें एकदम एक बयान आया और मौलाना फजल रहमान साहब जिनकी सीटें 3 थी फिर 5 हो गई, और फिर उन्होंने कुछ नरमी भी दिखाई। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि सियासत के जो यूटर्न है ना, वो किसी वक्त कोई भी शेप ले सकते हैं, जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान में ले रहे हैं। अभी आज ही मियाँ साहब का ये बयान आ गया कि जनाब वो तो कह रहे हैं कि सेंटर की गवर्नमेंट ही ना ली जाए, सिर्फ पंजाब पे फोकस किया जाए। तो यानी कि सेंटर की गवर्नमेंट को वो तत्ते कोले होगा, मतलब जैसे उबले हुए कोले हैं या गर्म चीज़ है, उसको हाथ भी कोने लगाया, ऐसी सीट बन गई है कि PTI ने आज ही ऐलान कर दिया हम तो बैठेंगे अपोजिशन। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती जा रही है कि बयान तब्दीलियाँ, और कल से वो लगे हुए हैं कि जनाब वो तो उन्होंने कह दिया था कि हमने तो गवर्नमेंट ही नहीं लेनी। मियाँ साहब को जब सिंपल मेजोरिटी नहीं दी गई, सुन लें आप बातें, नहीं दी गई, तो उसके बाद फिर उन्होंने कह दिया था कि हम तो सेंटर में गवर्नमेंट लेते। तो ये इस किस्म की इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं। जी राना साहब। अहमद, यूटर्न, झूठ बोलने में,
झूठा बयानियां बनाने में और अवाम को गलत बात बतलाकर अपना काम निकालने में हमारे सियासतदानों, ख़ासतौर पे इमरान खान साहब का तो कोई जवाब नहीं है। कल सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप के टाइगर्स डीजल साहब के इस इंटरव्यू पर खेलते रहे और आम अवाम के दिलों पर फौज के खिलाफ नफरत फैलाते रहे, मुख्तलिफ कार्टून्स बनाते रहे और सोशल मीडिया उनसे भरा हुआ था। अब मैं दूसरे एस्पेक्ट की तरफ आता हूं जिसमें मेरे मुताबिक इन दोनों का इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। आइए पहले इमरान खान साहब मौलाना डीजल के बारे में क्या फरमाते थे उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, उसी में मज़ा आएगा। मैं हर जलसे में अपने आप को कह के जाता हूं कि मैं फजल रहमान को डीजल नहीं कहूंगा, लेकिन करूं क्या? मैं जब खड़ा होता हूं तकरीर करने के लिए तो सारे पंडाल से डीजल की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। फजल रहमान को डीजल नून लीग ने शुरू किया था कहना। नून लीग का एक रंगबाज जिसने फजल रहमान का नाम डीजल रखा था, हमने नहीं रखा उसका नाम। और डीजल इसलिए है कि वो डीजल के परमिटों पे पैसे बनाता था। इन डाकुओं के गुलदस्ते में एक, मैं उसको मौलाना नहीं कहूंगा, ये डीजल क्यों सबको इकट्ठा करके हर 3 महीने के बाद कहते हैं गवर्नमेंट को गिरा दो। इसकी सबसे बड़ी वजह कि 30 सालों के बाद 30 सालों के बाद पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। जी सुना आपने। डीजल साहब भी इमरान खान साहब को यहूदी और यहूदी लॉबी का एजेंट कहा करते थे और इससे उनको खुद भी इनकार नहीं है। अब धांधली के इशू पर जिसको ये बेस बनाकर डीजल और यहूदी इकट्ठे हो रहे हैं, अब उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2024 के इलेक्शंस में JUI डीजल ने कौमी असम्बली में 4 सीटें और सूबाई असम्बली में 7 सीटें जीती हैं और 2018 के इलेक्शन में JUI डीजल ने कौमी असम्बली में 12 और सूबाई असम्बली में 10 सीटें जीती थीं। यानी इस दफ़ा कौमी असम्बली में JUI डीजल ने 8 सीटें कम और सूबाई असम्बली में 3 सीटें कम जीती हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जो सीटें JUI डीजल ने हारी हैं ये PTI से हारी हैं। तो जनाब इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 गलत थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद की गई। किसने की, क्यों की, ये अभी डीजल साहब ही बताएंगे। बहरहाल इन नंबर्स की बेसिस पर मैं ये कहता हूँ कि ये धांधली के इशू पर इकट्ठे नहीं हो सकते। जिस तरह डीजल साहब ने जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर एक मिस फायर किया है, आप देखेंगे कि ये इनका धांधली पर इकट्ठे होना भी एक बहुत बड़ा मिस फायर होगा। बाकी अगर 20 साल तक इमरान खान साहब चौधरियों को पंजाब का चोर, डाकू, चोर कहते रहे और आज वो उनके पार्टी के सदर बन सकते हैं, तो जनाब मौलाना डीजल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिलों पर राज कर सकते हैं। माजी के झरोकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस खातून की आवाज़ मैं यहूदी एजेंट तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। डीजल हमारे सदर बनेगा, हमें शर्म आएगी कि सबको कहते कि डीजल हमारा सदर है। याद माजी अजाब है यारब, ज़ाती मफादात जिंदाबाद, या मुनाफकत तेरा ही आसरा। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।